स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज के अंक के माध्यम से हम बातें करेंगे अपने दांतों की, यानी दांतों की हम साफ़ सफाई कैसे रखें, अपने दांतों को बिल्कुल स्वस्थ कैसे रखें। और ख़ास करके अगर हम इस मौसम की बात करते हैं, यानी ठंड का मौसम जो है वो बस आ ही गया है, यूँ कहे दस्तक दे चुका है। और ऐसे में दांतों से संबंधित परेशानियां कुछ हद तक बढ़ जाती हैं। तो इस मौसम में क्या कुछ होता है, हमारे दांतों में क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, क्या हम सावधानियां रखें, और अगर कुछ परेशानी हो तो फिर हम क्या करें और क्या ना करें। ये बहुत सारी बातें हैं जो आज के अंक में हम आपसे बातें करेंगे और आपको जानकारी देंगे। तो चलिए आज हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनकी मुलाकात आपसे करवा देते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सिबगतुल्लाह, जो कि सुप्रसिद्ध दंत रोग विशेषज्ञ हैं, सर्जन हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद जी सर, ठंड का मौसम तो लगभग मतलब कभी ठंड कभी गर्मी लग रही है, लेकिन ठंड के मौसम ने दस्तक तो दे ही दी है और ऐसे में बहुत सारी परेशानियां होने का खतरा होता है। लेकिन अगर हम दांतों की बात करते हैं तो क्या कुछ परेशानियां आ सकती हैं ऐसे मौसम में? ठंड के मौसम में अधिकांश जो परेशानियां होती हैं, लोग सबसे पहले कंप्लेन करते हैं कि हमारे दांत में सिलसिलाहट हो रही है, जिसको झंझनाहट बोलते हैं। सेंसिटिविटी, हाँ। सेंसिटिविटी ठंड में भी होती है, ठंड के अलावा भी होती है, लेकिन ठंड में थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ने का वजह क्या है कि जब ठंड से हर कुछ टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जैसे हम लोग सेवन करते हैं पानी का, पानी अगर हम लोग पीते हैं तो वो भी नॉर्मल ठंड से, गर्मी के दिनों से अगर कंपेयर करेंगे तो वो ठंड ज़्यादा हो जाता है। तो अगर इसको हम पीते हैं, ठंडे पानी को इस्तेमाल करते हैं, तो कभी कभी बहुत सारे लोगों का कंप्लेन होता है कि ठंडा पानी के सेवन से हमारा झंझनाहट और सिलसिलाहट शुरू हो गया है। अगर ये चीज़ें हैं तो सबसे पहले ठंडे पानी को अवॉइड करना है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, जो आपका रूम टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे उसको पीना है। और अगर ये कंटिन्यू रहता है तो फिर मेडिकेटेड टूथपेस्ट यूज़ करना है। अच्छा। जैसे जो झंझनाहट के मेडिकेटेड टूथपेस्ट आते हैं वो यूज़ करना है। अगर उसके बाद भी है तो फिर आपको डॉक्टर से परामर्श लेना है, कंसल्ट करना है कि कुछ और वजह तो नहीं है इसका झंझनाहट का। क्योंकि झंझनाहट होने की वजह जो फर्स्ट प्राइमरी रीज़न होता है वो दांतों के लेयर के हिसाब से होता है। अच्छा। जैसे दांतों में 3 लेयर होते हैं। जो ऊपर का लेयर होता है जो हम लोगों को दिखता है, वाइट है, ये है, तो वो इनामिल होता है जी। और इनामिल बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, जिसके वजह से हम लोग बोन भी चबा लेते हैं, खा लेते हैं, तो वो कुछ होता नहीं है। तो ये बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है इनामिल। उसके जस्ट अंदर एक लेयर होता है डेंटिन। जो डेंटिन जो होता है वो वेरी सेंसिटिव होता है, वो झंझनाहट उसी से महसूस होती है। अगर ऊपर का लेयर वेयर ऑफ हो गया, घिस गया, रगड़ खा गया, या किसी तरह से, या फॉल्टी ब्रशिंग टेक्निक की वजह से हो, या कैरीज की वजह से हो, या किसी वजह से भी हो, तो उसमें होता क्या है कि वो चीज़ें ऊपर का लेयर वॉश आउट हो गया या बाहर निकल गया या रगड़ की वजह से घिस गया, डेंटिन एक्सपोज हो गया। और डेंटिन जो होता है हाईली सेंसिटिव होता है। वो सेंसिटिव होने की वजह से पेशेंट जब गर्म, बहुत ज़्यादा अगर गर्म का इस्तेमाल करता हो या बहुत ज़्यादा ठंडा का इस्तेमाल करता हो तो वो चीज़ें झंझनाहट में शुरू हो जाती है। अगर वो चीज़ें हैं तो फिर मेडिकेटेड टूथपेस्ट यूज़ करना है। मतलब ये है डॉक्टर साहब कि अगर जैसे ठंड है तो झंझनाहट शुरू होती है, जैसे आपने कहा कि ठंडा पानी या गर्म पानी लेने से अगर कुछ झंझनाहट होती है। जैसे अगर हम मौसम की बात करते हैं, ठंड का मौसम है, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो भी क्या मौसम का, हवा का, उसका भी असर होता है हमारे दांतों पर? कुछ सेंसिटिविटी आ जाती है क्या उस समय, सेंसेशन कुछ लगता है? नहीं, मौसम के वजह से अगर हम बात करें तो ड्यू टू मौसम या फिर हमारे वेदर की वजह से इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। बस चेंजेस क्या हो जाता है कि मौसम की वजह से खान पर हमारे चेंजेस होता है। जैसे अगर गर्मी के दिनों में देखेंगे तो चिल वाटर लोग पीना पसंद करते हैं। और अगर ठंडे की बात करें तो बहुत सारे लोग जो हैं गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। अगर ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो इनामिल ऊपर का बाहर आ गया है तो फिर सिलसिलाहट, झंझनाहट होगी। और अगर ज़्यादा ठंडा यूज़ कर रहे हैं तो वेयर ऑफ नहीं है, इनामिल का है, लेकिन फिर भी वो झंझनाहट होती है। वो होने की वजह क्या है कि जो पोर्स होते हैं ना, डेंटिनल ट्यूब्यूल्स होते हैं दांतों के अंदर, जो डेंटिन के अंदर होता है, इनामिल से जस्ट नीचे जो लेयर होता है उसमें डेंटिनल ट्यूब्यूल्स होता है। वो पोर्स ओपन होने की वजह से क्या होता है, पानी के पार्ट या फूड पार्टिकल्स जैसे ही वो ठंडापन गया तो
आदमी का सिर हो जाता है कि दांत में पता नहीं कुछ हो गया है, दर्द हो रहा है। तो अगर वो सब चीज़ें हैं तो इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि बाहर के लेयर है, अगर बाहर के लेयर है तो टूथपेस्ट से, मेडिकेटेड टूथपेस्ट से वो शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये जो समस्या आती है, मतलब एनामेल जो घसने की बात आप कर रहे हैं, ऊपर का लेयर थोड़ा जब घसता है तब अंदर में सेंसेशन शुरू होता है, तो ये कुछ उम्र के साथ होता है या फिर किसी भी उम्र में हो सकता है? अगर ठंड के बाद अगर हम लोग उम्र की बात करें तो जनरली उम्र से इसका कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा। हाँ, उम्र के रिलेशन टूथ और बोन से है। अच्छा। जैसे कि अगर डायबिटिक है तो बोन लॉस, उसमें अगर डायबिटिक को हम कंट्रोल नहीं कर रहे तो बोन लॉस नीचे चला जाता है, तो ये एज के रिलेटेड फैक्टर हो गया। अगर जहाँ तक हम लोग घिसने की बात करते हैं तो घिसने से एज का कोई रिलेशन नहीं है। अब जैसे हम लोग बात करते हैं ब्रशिंग टेक्निक का, अगर ब्रशिंग टेक्निक रॉन्ग ब्रशिंग टेक्निक कर रहे हैं या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से या हार्ड ब्रिसल यूज़ कर रहे हैं ब्रश का, जो ब्रश हम लोग यूज़ करते हैं उसका जो ब्रिसल्स है वो अगर हार्ड है और बहुत ज़्यादा देर तक ब्रश कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उससे क्या होगा कि हमारे साइड के दांत है, जैसे दांत के जो ये कॉर्नर होता है जिसको हम लोग सर्वाइकल एरिया बोलते हैं, वो वहाँ पे क्या होगा, एक लाइनिंग आना शुरू हो जाएगा। जैसे पहले हम लोग, अब तो कुआं तो बहुत कम दिखता है, कुआं जब होता था तो बीच में एक लकड़ी का खंबा रखा जाता था और उससे रस्सी से खींचा जाता था। लेकिन बार बार अगर उस रस्सी को खंबे पे खींचा जाता था तो क्या होता है कि उसका दाग वहां पे हो जाता है। वैसे सेम कंडीशन, अगर हार्ड ब्रिसल का ब्रश यूज करेंगे तो हमारे दांतों को सर्वाइकल एरिया में वो लेयर एक बन जाएगा जो गड्ढा कहते हैं। अगर वो चीज़ है तो वहाँ तो इनामिल वेयर ऑफ हुआ, इनामिल खत्म हो गया, इनामिल के साथ डेंटिन भी खत्म हो गया और वहाँ पे फिर सिलसिलाहट शुरू हो गई। तो ये फॉल्टी ब्रशिंग टेक्निक। और अगर जिसमें एब्रेसिव ज़्यादा हो, या हम लोग गुल का इस्तेमाल करें या गुड़ाकू का या किसी और चीज़ का, पेस्ट का भी, जिसमें एब्रेसिव का रेशियो ज़्यादा हो तो उससे भी हमारे दांत घिसते हैं, क्योंकि एब्रेशन उसमें उससे भी होता है। एक तो ये हो गया। दूसरी वजह है कि अगर हमारे दांत सीधे नहीं है, दांत आगे पीछे है, और जो हम लोग का बाइट होना चाहिए ऊपर के दांत के लिए वो बाहर होना चाहिए, जैसे ये नीचे की दांत है, ये ऊपर की दांत है, तो ये जब हम लोग बंद करें तो ये ओवरलैप होना चाहिए ये डायरेक्शन में। कभी कभी क्या होता है कि ये ओवरलैप ना हो करके ये एक दूसरे के ऊपर सामने में बराबर में आता है। अगर ये चीजें बराबर में आता है तो इसको हम लोग एट्रिशन बोलते हैं। ये एट्रिशन में भी क्या होता है कि इनामिल का वेयर ऑफ होता है। सामने का भी, पीछे के भी दांत में बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि सामने का दांत घिस कर बहुत छोटा छोटा हो गया। अगर वो चीज हुआ तो वो भी एट्रिशन है। जो ब्रश की वजह से हो रहा है वो एब्रेशन हो रहा है, और जो माल ऑक्लूजन है जिसके वजह से दांत एक दूसरे के ऊपर टकरा रहा है, घिस रहा है, तो ये एट्रिशन हुआ। इसके वजह से भी झंझनाहट, सिलसिलाहट होती है। और अगर ये चीज़ें हैं तो ये एज रिलेटेड नहीं है। फॉल्टी ब्रशिंग टेक्निक या फिर हमारे जो दांत का निकलना हुआ वो प्रॉपर नहीं निकला, आगे पीछे हुआ। बिल्कुल सर, आप बार बार फॉल्टी ब्रशिंग टेक्निक बोल रहे हैं, तो ये फॉल्टी टेक्निक हम ना अपनाएं तो उसके लिए क्या तरीका होना चाहिए? बचपन से ही हमें जानना चाहिए, जब से ब्रशिंग शुरू करते हैं हम। तो एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से ब्रशिंग टेक्निक जो है हम जानें और कैसे इसको करें। सबसे पहले ब्रश जो करना है, बहुत हार्ड ब्रिसल वाला ब्रश यूज़ नहीं करना है। ब्रश यूज़ करना है सॉफ्ट ब्रिसल या अल्ट्रा सॉफ्ट, और जो ब्रश का टाइमिंग हो मैक्सिमम 5 to 6 मिनट। अच्छा, 5 मिनिमम 3 to 5 मिनट्स, मैक्सिमम 6 मिनट 7 मिनट जा सकते हैं। अब जो ब्रश करना है, टूथपेस्ट का कोई सा भी यूज़ कीजिए, घर का बना हो, बाहर का हो या मेडिकेटेड हो, उससे टूथपेस्ट का काम है। अगर आपके दांतों में किसी तरह का कोई बीमारी नहीं है, ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल टूथपेस्ट यूज़ कीजिए। उसका काम है कि फ्रेशनेस देना जी। तो ब्रश लिए, टूथपेस्ट लिए, अब जो हम लोग करेंगे सॉफ्ट ब्रश, ब्रिसल वाले ब्रश से, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऊपर नीचे अंदर बाहर। उसके बाद जो हम लोग को करना है वर्टिकल डायरेक्शन, सर्कुलर मोशन भी बोलते हैं वर्टिकल, जैसे ऊपर के दांत के लिए ऊपर से नीचे ये पोर्शन, ठीक है। पीछे भी सेम, ऊपर से नीचे, नीचे के लिए नीचे से ऊपर। फिर हम लोग का जो टंग के अंदर है जिसको हम लोग लिंगुअल सरफेस बोलते हैं जी, और ऊपर हार्ड पैलेट है जो पैलेटल सरफेस होता है, वो सरफेस भी क्लीन करना है। और अगर हम हार्ड ब्रिसल यूज़ किए और फॉल्टी ब्रशिंग टेक्निक है कि कंटिन्यूड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कर रहे हैं, अच्छा, ये फॉल्टी टेक्निक हो गया जी, क्योंकि वो एक ही लेयर में एक ही माध्यम से जा रहा है, एक ही रेशियो से आप उसमें फोर्स डाल रहे, तो वो घिसने का चांसेस ज्यादा है। मतलब सफाई से ज्यादा वो रगड़ का काम कर रहा है। इसलिए
हॉरिजॉन्टल लेना है, हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकल डायरेक्शन और सर्कुलर मोशन में, तो चेंज करके आप यूज़ करेंगे तो आपके दांत अच्छे रहेंगे, घिसेंगे नहीं, और जो झंझनाहट की समस्या होती है उससे वो बचे चीज़ नहीं रहेंगे। रहेगा। बिल्कुल, वो बचे मतलब जो रहेंगे। ब्रश का चुनाव भी बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए, सॉफ्ट ब्रिसल वाली, और टेक्निक भी जैसे डॉक्टर साहब ने बताई है उस टेक्निक को हम अपनाएं, बचपन से ही बच्चों को बताएं, तो ये आगे चलकर बहुत सारी परेशानियों से हमें बिल्कुल निजात मिल सकती है, इन परेशानियों से हम बचे रह सकते हैं। लेकिन अगर सर ये इस तरह की झंझनाहट हो जाए, और आपने कहा कि शुरुआती दौर में तो मतलब अगर सेंसिटिविटी के लिए जो पेस्ट आते हैं उनका इस्तेमाल करके इसे हम थोड़ा ठीक कर सकते हैं या काबू में कर सकते हैं, ठीक तो क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर ये बढ़ जाता है, जब उसके बावजूद भी परेशानियां होती हैं, तो फिर आगे क्या होना चाहिए, क्या होता है? अगर ये बढ़ जाता है और मेडिकेटेड पेस्ट से ये कंट्रोल में नहीं आता है, तो सबसे पहले इसका एक्सरे लिया जाता है। एक्सरे से देखा जाता है कि जो पल्प चेम्बर है, जो थर्ड लेयर है, इससे पहले मैं अभी हम लोग 2 लेयर बताए थे, एनामेल और डेंटिन। जी जी, जी। थर्ड लेयर में पल्प होता है। अगर ये बढ़ता जाता है, कंटिन्यू रहता है, तो उसमें होता है क्या, डेंटिनल ट्यूब्यूल्स जो डेंटिन के अंदर होता है, वो ट्यूब्यूल्स ओपन, पोर्स ओपन रहने की वजह से वो झंझनाहट खत्म नहीं हुआ। अगर वो नहीं हुआ तो क्या हुआ, वो पल्प के बहुत करीब आ गया, पल्प के नज़दीक आ गया, तो उस रेशियो में फिर हम लोगों को रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसको आरसीटी बोलते हैं, आरसीटी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना है, फिर कैपिंग करना है अगर वो ज़रूरत है तब। और ज़रूरत नहीं है तो फिर एडवांस उसका है कि माउथवाश उसको दे करके उसके ऊपर लेयर दे करके प्रिवेंट किया जाए। अगर एडवांस नहीं है तब, पल्प के करीब नहीं है तब, और पल्प के करीब है तो फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के क्या होता है सर? इसमें मतलब क्या बहुत खर्चा आता है या फिर बहुत टाइम टेकिंग है या क्या है? नहीं, अगर जहाँ टाइम टेकिंग इसमें नहीं है, अब तो ऐसे ऐसे प्रोसीजर आ गए हैं, जैसे रूट कैनाल करना है तो सिंगल सिटिंग, पहले था मल्टीपल। अच्छा, सिंगल सिटिंग में हो जाती है। मल्टीपल विजिट में गए, मल्टीपल 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स आना है। अब जो टेक्निक आया है, जो प्रोसीजर है, सिंगल सिटिंग जी, सिंगल सिटिंग में कि हाँ, लेकिन ये डिपेंड करता है कि सिंगल सिटिंग हर पेशेंट को नहीं किया जा सकता। अच्छा। है उसमें डिपेंड है, जब एक्सरे लिया जाएगा, अगर पेशेंट का जो टूथ का कंडीशन है उसमें कोई लीजन नहीं है, एब्सेस नहीं है जी, नॉन वाइटल टूथ नहीं है। नॉन वाइटल उसको बोलते हैं, जैसे वाइटल और नॉन वाइटल। नॉन वाइटल जैसे हम लोग टच कर रहे हैं या कोई चीज़ टच किए तो पेन अगर है तो वो वाइटल टूथ है, तो उसमें हम लोग सिंगल सिटिंग आरसीटी कर सकते हैं। अच्छा। नॉन वाइटल में है कि उसमें पूरा पल्प तक इन्वॉल्व है, टच कर रहे हैं, किसी तरह कुछ भी प्रेशर दे रहे हैं, पेन नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में उसमें सिंगल सिटिंग करेंगे तो कंप्लीट रूट कैनाल कंप्लीट करने के बाद हो सकता है कि दर्द का, पेन का एक्सपीरियंस हो पेशेंट को, और वो पेन होगा तो बहुत सीवियर पेन होता है, तो उसमें अवॉइड करना है नॉन वाइटल टूथ में। तो जहाँ तक हम लोग बात करते हैं खर्चे की, तो बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है। अच्छा। तो ये रूट कैनाल में जाने से पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो है रेस्टोरेशन, फिलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा। अगर कैविटी से हुआ है, रूट कैनाल में जाना है, या झंझनाहट से जाना है, तो झंझनाहट से जाना, जब वो पल्प के करीब है, दांत में बहुत ज़्यादा एब्रेशन आ गया या एट्रिशन हो गया, तब वो डायरेक्ट हम लोग रूट कैनाल कर सकते हैं। और अगर कैविटी के थ्रू जाना है, गया है कैविटी पल्प तक पहुंच गया, तब वहाँ पे रूट कैनाल करना है। तो वो कैविटी को प्रिवेंट करने के लिए अगर आप रेगुलर डॉक्टर से प्रोफिलैक्सिस विजिट ये हुआ कि अगर आपको बीमारी है या नहीं हो, आप डॉक्टर से जाकर एक बार कंसल्ट कर रहे हैं 6 मंथ के इंटरवल में, 1 ईयर के इंटरवल में, इससे क्या होगा कि जो फर्स्ट आने वाली चीज़ें हैं, जो बीमारी का पहला रूप है, जैसे कैविटी हो या एब्रेशन हो, तो ये फिलिंग के थ्रू, रेस्टोरेशन के थ्रू उसको ठीक किया जा सकता था। अगर यहाँ पर आप करते हैं तो 500, 700, 1000 के अंदर हो जाएगा। अच्छा। अगर आप यहाँ पे अवॉइड करते हैं तो बीमारी को, जैसे हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं, बीमारी को पाले तो खर्च बहुत ज़्यादा है, जी, वैसे ही सेम कंडीशन इसमें, अगर रूट कैनाल करने की ज़रूरत पड़ी तो बहुत ज़्यादा इसमें भी खर्च नहीं है, 3 to 5000 को चार्ज करते हैं, तो उसमें आपका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। उससे क्या होगा कि आपको दांत निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपका दांत हेल्दी हो जाएगा। उसके बाद उस पर मतलब एक बार में जैसे सनसनाहट जो होती है या झंझनाहट जिसे हम जो भी कहें, मतलब एक दांत में होती है तो बाकी दांतों में भी फैलने की संभावना होती है या असर होता है क्या इसका? रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी अगर हम करते हैं तो अगल बगल के दांतों को में कुछ इसका असर आता है? नहीं, रूट कैनाल जहाँ तक हम लोग करते हैं, जिस दांत में पर्टिकुलर दांत में प्रॉब्लम है उसी में किया जाता है। अगर
बात करते हैं कि अगर एक में हमने रूट कैनाल किया, कैपिंग किया, तो बगल वाले दांतों को कुछ इफेक्ट होता है क्या? तो नहीं, ऐसा कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, इफेक्ट कब होता है? रूट कैनाल किए, कैपिंग कर दिए, कैपिंग के दरमियान अगर फूड लॉजमेंट होता है, जो कैपिंग किया गया अगर उसमें फूड लॉजमेंट है और उसको आप क्लीन नहीं कर रहे हैं या फिर डॉक्टर्स के पास दिखाए नहीं, तो क्या होगा? फूड लॉजमेंट रहते रहते वो एक तरह का जैसे वो खराब होगा, स्मेल आएगा, बैक्टीरियल इन्वेशन होगा, फिर कैविटी बगल वाला दांत में होगा, तो फिर आपको उसमें रूट कैनाल या फिलिंग करना होगा। हाँ, अगर फूड लॉजमेंट नहीं है तो आपके अगल बगल दांत को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कैपिंग से ना ही रूट कैनाल से। बिल्कुल। तो ये जो अभी आपने बताया जो फूड के बारे में, मतलब पार्टिकल्स कुछ फंस जाते हैं हमारे खाने के दौरान दांतों के अंदर में बीच बीच में, तो उससे कई बार होता है इस तरह का तो होता ही रहता है खाना खाने के बाद। तो क्या करना चाहिए इसके लिए ताकि आगे ये परेशानियां ना हो? अगर कैपिंग लगा हुआ है, रूट कैनाल के बाद कैप लगा हुआ है, या फिर कैप नहीं लगा हुआ, कोई ब्रीजेज लगा हुआ है, ब्रीजेज मतलब पहले दांत निकाले हैं और दांत को आगे पीछे के सपोर्ट लेकर दांत लगाया गया, जिसको हम लोग ब्रीज बोलते हैं, या फिर इम्प्लांट है, किसी तरह का प्रोस्थेसिस अगर आपके ओरल कैविटी में किया हुआ है और उस पर्टिकुलर जगह पे फूड लॉजमेंट है, तब तो सबसे पहले प्रोस्थेसिस को चेंज करना होगा, जो कैप लगा हुआ उसको चेंज करना होगा। और अगर उसमें नहीं है और भी बाकी दांतों में है, तो फिर आपको टूथपिक का या डेंटल फ्लॉस का रेगुलर यूज करना है। यानी कुछ भी, कोई भी फूड पार्टिकल्स दो दांतों के बीच में अगर फंसा हुआ तो उसको बिना निकाले हुए नहीं छोड़ना। अगर आप छोड़ देते हैं तो वो कैविटी का कारण बन सकता है। तो सबसे पहले अगर आप खाना खाते हैं, खा रहे हैं, कैविटी नहीं है, फूड लॉजमेंट हो रहा है, या तो टूथपिक से इस्तेमाल उसको करना है या डेंटल फ्लॉस करना है। ये चीज़ करने के बाद हल्के से गर्म पानी में नमक डाल के अच्छे से कुल्ला करना है। इससे क्या होगा कि जहाँ भी आपके फूड लॉजमेंट है, जो भी दो दांतों के बीच में जो गैप, नेचुरल गैप होता है, अगर उसमें फूड लॉजमेंट है तो आपको कुल्ला करने से जो भी वहाँ पे फंसा हुआ फूड लॉजमेंट है, किसी भी फूड पार्टिकल से, वो बाहर आपका आ जाएंगे। जब बाहर आ जाएंगे तो आपका दांत क्लीन रहेगा, फिर ना ही तो कैविटी को चांसेस है, ना ही कोई टाटर का या फिर स्मेल का आने का कोई चांसेस। परेशानी तब आती है सर जब जैसे कैपिंग हो जाती है आफ्टर रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद, कैप के अंदर अगर कुछ मटेरियल चला जाता है कई बार, या फिर कैप में भी तो कुछ परेशानी आती होगी, जैसे कैप भी, जैसे होल हो गया या बहुत दिन का हो गया, होल होने का, या फिर कैप में जैसे क्वालिटीज है। क्वालिटी है कि एक जो होता है कैप जो बनता है फुल मेटल होता है, जो पूरा कंप्लीट मेटल का ही बना होता है। एक होता है PFM, पोर्सिलिन फिक्स्ड मेटल, यानी बाहर दांत के कलर होते हैं, अंदर मेटल होता है। एक होता है मेटल फ्री, जिसमें मेटल कुछ भी नहीं होता है। अगर हम मेटल का चीज यूज कर रहे हैं बॉडी के अंदर, या तो फुल मेटल या PFM, जिसको हम लोग अंदर मेटल बाहर दांत कलर, अच्छा। तो कभी भी आप मैग्नेटिक MRI कराना हो तो सबसे पहले बॉडी के अंदर कुछ किसी तरह का मैग्नेट नहीं होना चाहिए। अगर बॉडी के अंदर किसी की तरह मेटल पार्ट अगर मेटल है तो पहले आप जहाँ पे आप MRI कराने जा रहे हैं तो वो बोलेंगे कि बॉडी के अंदर कोई मेटल है। अगर आप बताएंगे दांत लगाए हुए मेटल का, तो वो आपको इंडिकेशन देंगे कि आप ये निकलवा कर आए। हाँ। क्योंकि मेटल MRI जो होता है वो मैग्नेट से होता है, मैग्नेटिक इमेज होता है वो। जी। तो वो चीज़ क्या होगा, मेटल को अपने तरफ खींचेगा, तो सर आपका बाहर वो मैग्नेट अपने तरफ खींचना शुरू करेगा। तो सबसे पहले तो अवॉइड करना चाहिए कि मेटल का चीज़ बॉडी के अंदर हो। और अगर मेटल का लगाए हैं तो आपको MRI से पहले बताना है। हाँ। और हम लोग यहाँ बात करते हैं कि मेटल के अंदर यानी कैपिंग के अंदर फूड लॉजमेंट। हाँ। तो कैपिंग के अंदर फूड लॉजमेंट होने के दो वजह है। एक वजह है कि जो आपका टूथ प्रिपेयर किया गया है, कैप का जो अंदर जो मेजरमेंट आना चाहिए वो प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है। यानी आपका जो ओरिजिनल टूथ है और कैप है, अंदर के हिस्से में दोनों में गैप है। तो आप कुछ भी फूड खा रहे हैं तो वो अंदर चला जा रहा है। अगर ये चीज़ है तो कैप चेंज करना है। या तो फिर दूसरी चीज़ क्या होता है कि अगल बगल दांत, यहाँ कैप जहाँ पे लगा हुआ है उसके बगल वाले दांत से कनेक्टेड है, लेकिन वहाँ बीच में गैप है। अच्छा। इसमें फूड पार्टिकल्स आ रहे हैं। हाँ, अभी मैं जैसे पहले बात किया कि अगर रूट कैनाल कर रहे हैं, कैपिंग कर रहे हैं, फूड लॉजमेंट होता है तो आपको डॉक्टर्स को दिखाना है, वो कैपिंग चेंज होगा। आप अगर चेंज नहीं करेंगे तो बगल के दांत में आपको कैविटी होगा, स्मेल आएगा, फिर वो आपका कैप भी खराब होगा। और जिसमें RCT किया गया वो भी दांत वीक होगा, ब्रिटल हो जाएगा, वो टूटने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बिल्कुल।
बिल्कुल। तो ये सारी जो परेशानियां हैं, ये दांतों में झंझनाहट होने की वजह से ये RCT करना पड़ता है, फिर कैपिंग करनी पड़ती है। इनसे अगर बचना है तो हमें अपने दांतों को हेल्दी रखना, स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो इलाज तो है ही। जैसे आपने कई बार अभी कहा है कि जैसे दांतों में गड्ढे पड़ जाते हैं, जैसे उसमें तो उसके भी, हाँ, वो उसके क्या कारण होते हैं सर? दांतों में गड्ढे पड़ने के कारण दो वजह है। हाँ। एक तो पहले जो मैं बताया, मतलब उसके चलते भी झंझनाहट होती है। हाँ, उसके वजह से भी झंझनाहट। एक तो होता है कि एज टू एज बाइट हुआ, जिसकी वजह से एट्रिशन हो गया, वो दांत घिस गए, उसमें भी गड्ढे हो गए। दूसरी वजह है कि अगर हम कुछ खाना खा रहे हैं, दो दांतों के बीच में फूड पार्टिकल्स बना रहा, नहीं निकला, तो उससे क्या हो, दो दांतों के बीच में कैविटी बनना शुरू हो गया। तो वहां पे झंझनाहट शुरू हो गई। दो हो गया। थर्ड में अगर जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो खान पान है, मीठा चीज खाए, जी जी जी, सो गए, मीठा चीज खाए, कुल्ला नहीं किए, तो उससे क्या होता है कि जो शुगर है और हमारे जो सलावा है, थूक है, ये दोनों मिल करके उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया है जो हमारे दांतों को कैविटी के लिए बहुत ज़्यादा, समझ लीजिए कि वो असरदायक होता है। हाँ। तो वो अगर आप किसी भी प्रकार के, किसी भी काइंड ऑफ शुगर का कंजम्पशन ले रहे हैं, या तो स्वीट्स में या किसी तरह और की तरह में भी ले रहे हैं, या चिपचिपा पदार्थ कुछ भी अगर हम खा रहे हैं, तो उसमें क्या हो, खाने के बाद अच्छे से उंगलियों से रगड़कर कुल्ला कर लिया जाए। अच्छा। तो इससे क्या होगा कि आप में कैविटी के चांसेस बहुत कम रहेंगे जी, गड्ढे नहीं पड़ेंगे। छोड़ देंगे तो धीरे धीरे कैविटी वही लेता चला जाएगा। फिर RCT करना है या फिलिंग करना है। बिल्कुल। बच्चों में भी ये चीज़ें बहुत दिखने में मिलती हैं। बच्चे भी टॉफ़ी चॉकलेट जो है सो बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उनके लिए भी कुछ आप कहना चाहेंगे, बच्चों को भी, उनके पेरेंट्स को भी? बच्चे में सबसे पहले ध्यान देना है कि जो बच्चों का टूथ आना शुरू होता है, जिसको हम लोग प्राइमरी टूथ बोलते हैं, मिल्क टूथ बोलते हैं, तो वह 6 मंथ से शुरू होता है। नीचे के दांत 6 मंथ में आता है, सामने के 2 दांत, ऊपर के 2 दांत 7 मंथ में आता है, और उसके बाद टोटल कंटिन्यू वो 2 ईयर्स तक, 2.5 ईयर्स तक अराउंड 20 टीथ आते हैं। अच्छा। 10 ऊपर 10 नीचे जी। यानी अगर 20 से हम लोग डिवाइड करें तो 5 राइट साइड, 5 लेफ्ट साइड, अपर के लिए, वैसे सेम लोअर के लिए होता है। तो बच्चों को सबसे पहले करना क्या है कि टॉफ़ी, चॉकलेट, स्वीट्स, इन सब चीज़ों से दूर रखना। अगर बोतल से फीडिंग करा रहे हैं तो कोशिश करें कि दूध देने के बाद बोतल में एक पानी रखें, जिससे लास्ट में वो पानी दिया जाए। जी जी। उससे क्या होगा कि कैविटी का चांसेस कम रहेंगे। बहुत बार देखे होंगे, हम लोग तो हमेशा देखते हैं कि बहुत बार देखे होंगे कि बच्चों के मुंह में ऊपर वाली दांत में खास करके ऊपर से पूरा ब्लैक दिखता है। हाँ, उसको नर्सिंग बोतल कैरीज बोलते हैं, ड्यू टू शुगर, बोतल फीडिंग की वजह से। तो ये सब चीज़ें हैं। तो सब पहले अगर हमारे यहाँ है कि पूरे दांत नहीं आए तो ब्रश कैसे करेंगे बच्चों को? जी जी। तो उसमें क्या होगा, कॉटन के कपड़े लेकर के बच्चों के दांतों की सफाई करना है। 7 मंथ 8 मंथ से शुरू करना है। 2 ईयर्स से पहले बच्चों को फिर ब्रश का आदत डालना है। हाँ। सुबह में भी ब्रश कराना है, रात में भी ब्रश कराना है, क्योंकि 2 ईयर्स में खुद करेंगे नहीं, आपको खुद करना, हमको खुद कराना है ब्रश। इससे क्या होगा कि बच्चों के भी दांत सही रहेंगे। नहीं तो फिर दांत अगर वक्त से पहले निकल गए, हाँ, तो फिर दांत आगे पीछे होने के चांसेस है, फिर ट्रीटमेंट, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करना होगा। तो बहुत सारी बातें सर आपने बताई हैं। चलते चलते कुछ संदेश आप दर्शकों को दे दें। संदेश तो इसमें है कि हमारे अगर मुस्कान अच्छे रखने हैं तो हमारे दांत को अच्छा रखना है। अगर हमारे दांत अच्छा नहीं है तो हमारे चेहरे भी अच्छे नहीं दिखेंगे, क्योंकि हमारी खूबसूरती दांतों से होती है। आप जहाँ भी जाएंगे तो स्माइल करेंगे या कुछ भी करेंगे तो हमारे दांतों की चमक नजर आती है। बिल्कुल। अगर दांतों में किसी तरह का कुछ भी है, सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। हाँ। और नियमित रूप से 2 टाइम ब्रश करें, सुबह में ब्रश करें, रात में ब्रश करें। और खाने के बाद अगर किसी चीज़, कोई सा भी स्वीट्स ले रहे हैं, हाँ, किसी भी काइंड ऑफ स्वीट्स ले रहे हैं, खाने के बाद अच्छे से हाथों से, उंगलियों से रगड़ कर कुल्ला करना है। हाँ। कि कुछ भी उसका पार्टिकल्स, कुछ भी प्रोडक्ट उसका दांतों में चिपका ना रहे। और खाने के बाद नियमित रूप से कुल्ला करने की भी एक आदत बना ले जी। कोई सा भी फूड ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, कुछ भी ले रहे हैं, खाने के बाद अच्छे से कुल्ला करें, 2 टाइम ब्रश करें, आपके दांत अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और ये जो ठंड के मौसम में परेशानियों की बात कर रहे हैं, इससे भी हम बिल्कुल मुक्त रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे बीच आए, बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, इसके लिए आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।